नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमेरिका और चीन में किसी भी वक्त हो सकती है बड़ी भिड़ंत। युद्धपोत भेजने जा रहा है चीन। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया पहली 2+2 मीटिंग में चीन पर जमकर बरसे और एकजुटता का किया ऐलान। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 भाजपा के बूथ विजय अभियान का हुआ आगाज। जेपी नड्डा बोले, गांव, गरीब और किसानों पर है फोकस। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि योगी सरकार ने दिया तोहफा, 1 लाख वर्कर्स को फ्री मिलेगा टैबलेट। कहां करना होगा रजिस्ट्रेशन, इसके लिए आपको बताएंगे दोस्तों। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आ गई है बड़ी खुशखबरी, अब राशन कार्ड नहीं होने पर भी मुफ्त में मिलेगा राशन। फटाफट आपको बताएंगे इसकी प्रक्रिया दोस्तों। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में दोबारा बन रही है भाजपा की सरकार, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका के नज़दीक युद्धपोत भेजने जा रहा है चीन। चीन और अमेरिका में हो सकती है जबरदस्त भिड़ंत। जी हाँ दोस्तों, चीन ने अमेरिका को उकसाने के लिए प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में अपने युद्धपोतों को भेजने का ऐलान किया है। चीन ने यहां तक दावा कर दिया है कि उसके युद्धपोत इस बार स्वतंत्र नेविगेशन के कानूनों के तहत अमेरिका के तटों के बेहद नज़दीक तक जाएंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिका भी जवाबी कार्रवाई के लिए अपने युद्धपोतों और पनडुब्बियों को आक्रामक तैनाती कर सकता है। अमेरिका और बाकी यूरोपीय देश ऐसी किसी भी हरकत को युद्ध की कार्रवाई के तौर पर देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि बौखला गया है चीन, क्योंकि दक्षिण चीन सागर में भारत, यूरोप और अमेरिका समेत तमाम बड़े देशों ने अपना युद्धपोत भेज दिया था और अब इसका बदला लेने की कोशिश कर रहा है वो अमेरिका से। लेकिन अगर इसको युद्ध के लिए उकसावा माना गया यूरोप और अमेरिका द्वारा, तो अमेरिका कर सकता है चीन को नेस्तनाबूद। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2+2 डायलॉग, भारत और ऑस्ट्रेलिया पहली 2+2 मीटिंग में चीन पर जमकर बरसे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया अपनी पहली 2+2 मीटिंग में चीन पर भी जमकर बरसे। हालांकि मीटिंग के बाद दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों ने चीन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में सब कुछ बयां कर दिया। मीडिया को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 2+2 वार्ता भारत और ऑस्ट्रेलिया की समग्र रणनीतिक साझेदारी को दर्शाती है। दोनों देशों के बीच जो स्वतंत्र, मुक्त, समेकित और समृद्धशाली इंडो पैसिफिक क्षेत्र की साझा दृष्टि पर आधारित है। दो लोकतंत्र यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दो लोकतंत्रों के रूप में पूरे क्षेत्र की शांति और समृद्धि में हमारे समान हित है, यानी कि हम दोनों चाहते हैं कि पूरे क्षेत्र में शांति और समृद्धि बनी रहे। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री पीटर ड्यूटन ने भी कहा कि दोनों देशों बिना रोक टोक के व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय नियमों एवं कायदों पर कायम रहना और सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित करने की बेहद आवश्यकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आवश्यकता है अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कायदों पर कायम रहना, और ऐसा बयान चीन के खिलाफ दिया गया है क्योंकि चीन अंतर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़ता है। आपको बता दें कि दक्षिण चीन सागर में चीन दूसरे देशों के आवागमन और व्यापार को लेकर हमेशा से परेशानी खड़ी करता आया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी पालन वो नहीं करता। ऐसे में भारत और ऑस्ट्रेलिया का यह बयान काफ़ी अहम हो जाता है। इसी दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि क्वाड यानी कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान का गठजोड़ एक आधुनिक धारणा है और भविष्य की तरफ ये एक दृष्टिकोण है। क्वाड वैश्वीकरण का स्वरूप है जो दिखाता है कि आज सभी देशों को एक साथ चलने की बेहद ज़रूरत है। क्वाड में शामिल देश आज कोरोना महामारी के खिलाफ वैक्सीनेशन, सप्लाई चेन और शिक्षा पर जोर देते हैं। इसीलिए क्वाड को एशियाई नाटो कहना गलत धारणा है, क्योंकि नाटो एक शीत युद्ध की शब्दावली है। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सवाल पूछा गया था कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का चीन के उस आरोप पर क्या कहना है जिसमें वो क्वाड को एशियाई नाटो करार देता है। एशियाई क्वाड के सवाल पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मैरिस पायने ने कहा कि क्वाड में हम आज जलवायु परिवर्तन, टेक्नोलॉजी के साथ साथ कोरोना महामारी को लेकर दुष्प्रचार पर भी लगाम लगाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से राजनयिक गठजोड़ है। 2+2 मीटिंग के बाद ऑस्ट्रेलियाई विदेश और रक्षा मंत्री ने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है। तो दोस्तों, रूस के बाद अब ऑस्ट्रेलिया आया है भारत के साथ। न केवल तालिबान बल्कि चीन भी है निशाने पर। दोस्तों, मोदी सरकार के हर फैसले का समर्थन जरूर करते हैं, तो आप दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक इसी वक्त कीजिए और चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022, भाजपा के बूथ विजय अभियान का आगाज। जेपी नड्डा बोले, गांव, गरीब और किसानों पर रहेगा फोकस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश का चुनाव बेहद निकट है। भाजपा का बूथ विजय अभियान शनिवार 11 सितंबर से शुरू हो गया है। अभियान विधानसभा चुनाव में प्रत्येक बूथ पर मतदान के दिन तक चलेगा। इसका आगाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता ही हमारी ताकत हैं। और दोस्तों, आपको बता दें भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपना संबोधन शुरू करते हुए कहा कि आज मुझे बूथ विजय अभियान में आप सबके साथ शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से आप सबका धन्यवाद करता हूं। मैं विश्व के लोकप्रिय नेता पीएम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की महान सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक समृद्धि को अक्षुण्ण रखते हुए इसके संरक्षण संवर्धन के लिए अथक प्रयास किए हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मैं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी उल्लेख करना चाहूँगा, जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से रहा है। उन्होंने कहा कि देश और दुनिया को राजनीति के एक नए संस्करण से जोड़ते हुए महान भारत देश की सेवा उन्होंने की है। मैं ऐसी महान विभूति को भी नमन करता हूं। हमारे लिए गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके नेतृत्व में देश में जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद और संप्रदायवाद की राजनीति का अंत हुआ है और विकास की राजनीति प्रतिष्ठित हुई है। मोदी जी के नेतृत्व में 2017 में भाजपा ने 325 सीटें जीतकर इतिहास रचा था। 2014 और 19 में लोकसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश की जनता ने विकास की राजनीति को अपना समर्थन दिया था। भाजपा संघर्ष से समाधान की यात्रा से बनी है। पार्टी के कार्यकर्ता ही हमारी ताकत हैं। हम बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के बल पर यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे हर कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी भूमिका होती है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मुझे खुशी भी है और पूर्ण विश्वास भी है कि उत्तर प्रदेश की जनता का भरपूर आशीर्वाद योगी आदित्यनाथ की सरकार को मिलेगा। जनता के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में पुनः प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। भाजपा के कार्यकर्ताओं की शक्ति ही हमारे लिए अमूल्य है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सेवा ही संगठन के दोनों कार्यक्रमों के तहत मानव सेवा और कर्मठता की मिसाल पेश की है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमारा बूथ कोरोना मुक्त अभियान काफ़ी सफल रहा। कोई विश्वास नहीं करता था कि कोरोना मुक्त बूथ बनाने में भाजपा या भाजपा कार्यकर्ता आकर ऐसा कार्य करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जबरदस्त दहाड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारी हो चुकी है पूरी तरीके से शुरू और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की तरफ आगे बढ़े, इसकी कोशिशें भी हो गई हैं तेज। दोस्तों, खबर में अंत तक बने रहिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर मोदी सरकार पर पूरा भरोसा है और लगता है कि वापस उत्तर प्रदेश में महाराज जी की सरकार बनने जा रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। अगर आप भूल गए हैं तो रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी सरकार का बड़ा तोहफा, 1 लाख वर्कर्स को फ्री मिलेगी टैबलेट। जानिए कहां करना होगा रजिस्ट्रेशन। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ जल्द ही आम लोगों के साथ साथ स्किल्ड वर्कर्स को बड़ा तोहफा देने वाले हैं। स्किल्ड वर्कर्स को सर्विस देने के लिए 1 लाख निःशुल्क टैबलेट दिए जाएंगे, तो आम लोगों को रोजमर्रा की सेवाओं के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। कौशल विकास मिशन के तहत तैयार किए गए वेब पोर्टल www.sevamiत्र.up.gov.in के अलावा ऐप और कॉल सेंटर 155330 के माध्यम से लोगों को रोज़मर्रा से जुड़ी सेवाएं दी जा रही हैं। इससे एक तरफ लोगों को रोज़मर्रा की सेवाओं के लिए परेशान नहीं होना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ स्किल्ड वर्कर्स को रोज़गार मिल रहा है। स्किल्ड वर्कर्स रोज़गार के लिए पोर्टल पर ही आवेदन कर सकते हैं। कौशल विकास मिशन की ओर से उन्हें ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। कौशल विकास मिशन के निदेशक ने बताया कि सरकार की ओर से आम लोगों और स्किल्ड वर्कर्स के लिए ये बहुत अच्छी सेवा शुरू होने जा रही है।
सर्विस बुक करते ही प्रोवाइडर और रेट आ जाता है। उन्होंने बताया कि श्रम विभाग की ओर से अधिक स्किल्ड वर्कर्स को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से 26 जिलों में सेवा मित्र सेवा की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं जबरदस्त बड़े बदलाव और विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है हमारा उत्तर प्रदेश। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आ गई बड़ी खुशखबरी, अब राशन कार्ड नहीं होने पर भी मुफ्त में मिलेगा राशन। फटाफट जाने इसकी प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, राशन कार्ड के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी आई है। केंद्र की मोदी सरकार देश के कई राज्यों में मुफ्त राशन दे रही है। आपको बता दें, अब इसी तर्ज पर कई राज्यों में भी मुफ्त अनाज दिए जा रहे हैं। इसके तहत दिल्ली एनसीआर में भी पिछले दिनों वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू होने के बाद दूसरे राज्यों के लोगों को भी फ्री में राशन मिलना शुरू हो गया है। इसके अलावा यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड में पहले से ही राशन कार्ड नहीं होने के बावजूद फ्री में राशन कार्ड दिए जा रहे हैं। आपको बताते हैं कि मुफ्त राशन मिलने की पूरी प्रक्रिया क्या है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि साथ साथ देश में नए राशन कार्ड के साथ पुराने राशन कार्ड में नाम जोड़ने और हटाने का भी काम चल रहा है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपका राशन कार्ड का आधार या बैंक खाते से लिंक होना। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर में सस्पेंडेड कार्ड को भी अभी हाल में लिंक किया गया है। दिल्ली सरकार की ओर से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत खाद्यान्न का वितरण अब सभी ईपीओएस के माध्यम से लागू किया जा रहा है। अब इसके तहत लाभार्थियों को बिना कार्ड भी मुफ्त राशन मिल सकेगा, लेकिन इसके लिए आपका कार्ड आधार या फिर बैंक से लिंक होना अनिवार्य है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने ये सुविधा दी है कि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या किसी कारणवश आप राशन दुकान तक जाने में सक्षम नहीं है, तो आपकी जगह यानी आपके कार्ड पर कोई अन्य भी राशन ले सकता है। तो दोस्तों, दिल्ली सरकार द्वारा ये बड़ी खुशखबरी दी गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इस बार दशहरा से दीपावली तक अयोध्या में रहेगी राम नाम की धूम। दीपोत्सव के साथ शिल्पोत्सव भी होगा आयोजित। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी जा रहे हैं अयोध्या। आपको बता दें कि इस बार दशहरा से दीपावली तक अयोध्या में राम नाम की धूम रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी इस बार के अयोध्या दीपोत्सव में बतौर खास मेहमान शामिल होने के संकेत मिल रहे हैं। प्रदेश के पर्यटन व संस्कृति मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने हिंदुस्तान से कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार अयोध्या में 7,51,000 दीपों की सजावट के निर्देश दिए हैं। यहाँ आपको बता दें, डॉक्टर तिवारी ने कहा कि इस बार की दीपोत्सव की थीम आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रहेगी। दीपोत्सव के अवसर पर वहाँ 6 दिन की हस्तशिल्प कला प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों के हस्त निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसे शिल्पोत्सव नाम दिया गया है। दीपोत्सव से पहले दशहरे के आसपास अयोध्या में विदेशी रामलीला मंडलियों को भी आमंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम ने बताया कि 7.5 लाख दीपक तो अयोध्या के घाटों पर जलाए ही जाएंगे। इसके अलावा अयोध्या के मंदिरों, आश्रमों आदि पर करीब 10 लाख दीपक जलाए जाएंगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में तो 7.5 लाख दीपकों को प्रज्वलित करने का नया कीर्तिमान बनेगा। पिछली बार 6.5 लाख दीपक एक साथ जलाए गए थे। इस बार अयोध्या अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। अयोध्या में इसकी शुरुआत 30-31 अक्टूबर से हो सकती है। पहले हस्तशिल्प प्रदर्शनी यानी शिल्पोत्सव आयोजित किया जाएगा, जो कि 6 दिन चलेगा। इसके साथ ही 1 नवंबर को रामायण कॉन्क्लेव का समापन समारोह होगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मौसम विभाग से निकल के आ रही है। बारिश ने तोड़ा 121 सालों का रिकॉर्ड, अभी और ज्यादा बरस सकते हैं बादल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, दिल्ली में शनिवार सुबह से जारी भारी बारिश रविवार सुबह तक जारी रहेगी। 1944 के बाद इस बार सितंबर महीने में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में इस साल बीते 121 सालों में सबसे ज़्यादा पिछले 24 घंटे में ही बारिश हो गई है। सितंबर में 390 मिलीमीटर बारिश हुई। इससे पहले 77 साल पहले सितंबर 1944 में सबसे ज़्यादा 417 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 390 मिलीमीटर बारिश सितंबर में हुई है और 1944 में 417 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई थी। दिल्ली में 4 महीनों में 1139 मिलीमीटर
बारिश दर्ज की गई है, जो कि 46 साल में सबसे ज़्यादा है। ये 1975 में हुई 1155 मिलीमीटर बारिश से बहुत थोड़ा कम है। मैं आपको बता दें, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक RK जेनामनी ने शनिवार को कहा कि दिल्ली में भारी बारिश रविवार सुबह तक जारी रहेगी। ये दिल्ली, NCR, पंजाब और राजस्थान को कवर करेगा। पूर्वी राजस्थान और बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने वाले सिस्टम के और तेज होने की संभावना है। दिल्ली में 17-18 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहेगा। तो दोस्तों, ये मौसम विभाग से बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। 1944 के बाद से सबसे ज्यादा बारिश अभी हुई है और ये बारिश रविवार तक बना रहेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। CM योगी आदित्यनाथ बोले, कानून व्यवस्था के मामले में जनता के भरोसे पर खड़ी उतरी है उत्तर प्रदेश की सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश को 4.5 वर्ष से भयमुक्त तथा भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण देने के प्रयास में लगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने प्रयास से संतुष्ट हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य के हम बड़े तथा अहम मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की। इसी के साथ आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की चर्चा जनता से लेकर राजनीतिक पार्टी और न्यूज़ रूम व अखबारों से लेकर सोशल मीडिया तक हर कोई करता है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ राज्य की स्थिति पर खुलकर चर्चा की और उनके सवालों का जवाब दिया। इस दौरान CM योगी आदित्यनाथ ने राज्य की कानून व्यवस्था, विकास कार्य, पर्यटन, महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार आदि मुद्दों पर विस्तार से इन मुद्दों पर प्रकाश योगी आदित्यनाथ ने डाला है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। LOC पर जवानों को गर्म खाने के लिए गोला बारूद तक कार्गो ड्रोन पहुंचाएगा सबको। जी हां दोस्तों, ड्रोन आ चुका है अब भारतीय सेना की मदद के लिए। ड्रोन वाले मोर्चे पर भारत को अब 1 और 1 11 वाली ताकत मिलने जा रही है। टारगेट पर सीधे चोट करने वाले 100 स्काई स्ट्राइकर अगले साल तक हाथ में आ जाएंगे। तो लद्दाख जैसे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में रसद और हथियार पहुंचाने वाले कार्गो ड्रोन का भी ट्रायल चल रहा है। सेना ने 48 कार्गो ड्रोन की खरीद का ऑर्डर दे दिया है। ये ड्रोन सेना के लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। दुनिया के तमाम ताकतवर देशों ने ड्रोन की अहमियत को तेजी से समझा है। मिलिट्री ऑपरेशन में ड्रोन बेहद मददगार साबित होने वाला है और कार्गो ड्रोन MR-20 तो वाकई किसी वरदान से कम नहीं है। तो दोस्तों, भारत की सेना को 1 और 11 वाली ताकत मिलने वाली है और ज़्यादा। पाकिस्तान के हाथ लगे खुफिया दस्तावेज, खतरे में है अफगानिस्तान की सुरक्षा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के हाथ अफगानिस्तान का ज़रूरी डाटा लग गया है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इस डाटा का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए कर सकता है। गलत हाथ में डाटा लग जाने से अफगानिस्तान की आंतरिक सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि दस्तावेजों से भरे बैग लेकर 3 पाकिस्तानी विमान रवाना हुए हैं। पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ काम कर रहे सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार ये बहुत गोपनीय दस्तावेज थे, जो अब पाकिस्तान की ISI के पास चला गया है। बताया जा रहा है कि इन दस्तावेजों में NDS गोपनीय दस्तावेज, हार्ड डिस्क समेत कई और महत्वपूर्ण जानकारियां थी। ऐसे में सबको डर सता रहा है कि पाकिस्तान की ISI अब इस डाटा को अपने तरीके से इस्तेमाल करेगी, जिससे अफगानिस्तान की आंतरिक सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान से जो दस्तावेज पाकिस्तान ले जाया गया है वो अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी राजदूत की सहायता से हुआ है। सूत्रों का यह भी कहना है कि कुछ दिनों पहले ISI प्रमुख हामिद फैज को काबुल में देखा गया था। इससे इस बात को जोर मिल रही है कि खुफिया दस्तावेजों को ISI अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र की विकास एजेंसी का कहना है कि अफगानिस्तान सार्वभौमिक भुखमरी के कागार पर खड़ा है। एजेंसी ने यह भी कहा है कि यदि स्थानीय समुदायों और उनकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो अगले साल के मध्य में यह अनुमान हकीकत में तब्दील हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें, यह बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की खुफिया दस्तावेज लेके भाग गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि काफ़ी तेजी से परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है पाकिस्तान। अमेरिकी बुलेटिन ने कर दिया है सनसनीखेज खुलासा। जी
हाँ दोस्तों, दुनिया भर के आतंकियों के लिए जन्नत बना पाकिस्तान काफ़ी तेज़ी से परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। खुलासा हुआ है कि कंगाली के हालात में भी पाकिस्तान का परमाणु हथियार प्रेम कम नहीं हुआ है और वो तरह तरह के परमाणु हथियार बना रहा है। पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी लगातार विध्वंसक परमाणु हथियार तैयार कर रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कब तक वैश्विक समुदाय आतंकियों के पनाहगार देश पाकिस्तान को लेकर सख्त कार्रवाई करेगा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के घर में खाने के लाले हैं, कहाँ से वो खाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन हथियारों को जुटाने में वो लगा हुआ है और इसमें बड़ी विफलता अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की है, यूएन की भी है, क्योंकि ऐसा देश जो आतंकवाद को पालता है उनके लिए जन्नत बना हुआ है। ऐसे देश को न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा बनाने से यूनाइटेड नेशन नहीं रोक पा रही है। अमेरिका स्थित बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट ने 9 सितंबर को एक प्रकाशित रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान लगातार परमाणु हथियार तैयार कर रहा है, जिससे वॉरहेड्स डिलीवरी सिस्टम भी इसमें शामिल है। इस बुलेटिन को 1945 में उस मशहूर वैज्ञानिक ने शुरू किया था जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट को डिज़ाइन और विस्तार देने में जिन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों, ये बेहद बड़ा खुलासा हुआ है पाकिस्तान को लेकर। परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है पाकिस्तान, लेकिन दोस्तों निश्चिंत रहिए, भारत है हर तरीके से तैयार और भारत की सेना इतनी काबिल है कि पाकिस्तान के हर नापाक इरादों पर पानी फेर सकती है। आपको भी ऐसा ही लगता है तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से निकल के आ रही है। यूपी चुनाव में बीजेपी की प्रचार थीम तय, योगी आदित्यनाथ को दमदार और ईमानदार बताने पर रहेगा जोर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। सभी राजनीतिक दल इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव के लिए प्रचार थीम तय कर ली है। इस कैंपेन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त, ईमानदार और मजबूत इरादों वाले नेता की छवि को प्रोजेक्ट करने का प्लान है। द इंडियन एक्सप्रेस में छपे कॉलम दिल्ली कॉन्फिडेंशियल के मुताबिक भाजपा के कैंपेन में इस बात पर खास ध्यान दिया जाएगा कि राज्य में योगी आदित्यनाथ की छवि एक दमदार और ईमानदार नेता के रूप में नजर आए। चुनाव कैंपेन के दौरान दमदार और ईमानदार शब्दों पर विशेष जोर दिया जाएगा। कैंपेन के दौरान फर्क साफ है और भूले तो नहीं जैसे नारों के जरिए विपक्ष पर चोट की जाएगी। इस दौरान योगी सरकार की उपलब्धियों को सोशल मीडिया पर टैगलाइन फर्क साफ है के साथ पेश किया जाएगा। कैंपेन के दौरान योगी आदित्यनाथ सरकार के कामकाज, मसलन नौकरियों का सृजन और कोरोना प्रबंधन के अलावा माफिया और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को हाईलाइट किया जाएगा। हालांकि कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह फेल साबित हुई थी, ऐसा विपक्षी आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में भाजपा आलोचनाओं से निपटने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में कई उपलब्धियां पेश करने के लिए तैयार है। पार्टी का कहना है कि उनकी सरकार में मेडिकल कॉलेज की संख्या में 4 गुना वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या में भी वृद्धि हुई है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं। पार्टी पिछली सरकारों की कमियों को याद दिलाने के लिए एक रिमाइंडर कैंपेन भी चलाएगी। इसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों के कार्यकाल में माफिया के हाथ में प्रदेश का कथित रूप से कंट्रोल होने की बात को प्रमुखता दी जाएगी। भाजपा अपना चुनावी अभियान आज यानी 11 सितंबर से शुरू करने जा रही है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा बूथ विजय अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा यूपी के सभी मंत्री शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में भाजपा चुनाव से पहले हर बूथ तक पहुंचने की तैयारी में जुट गई है और पार्टी ने इसकी रूपरेखा तैयार कर ली है और इस अभियान से बीजेपी के 27,000 शक्ति केंद्रों को जोड़ा जाएगा। 10 दिनों तक चलने वाले इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य नेता किसी न किसी शक्ति से जुड़ेंगे। बता दें कि चुनाव से पहले संगठन में बड़ा फेरबदल किया गया है और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को यूपी चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को यूपी चुनाव का सह प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा बीजेपी ने सरोज पांडे, अर्जुन राम मेघवाल, शोभा करंदलाजे और इसी के साथ तमाम नेताओं को प्रभारी बनाया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निभाया वादा, शिलान्यास के बाद अब डिफेंस यूपी कॉरिडोर का
करेंगे उद्घाटन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसी भी परियोजना के शिलान्यास के बाद उद्घाटन भी करने के अपने वादे के क्रम में उत्तर प्रदेश के साथ ही देश को बड़ा तोहफा मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ में 2000 करोड़ से अधिक के निवेश वाली परियोजना यूपी डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलीगढ़ के 14 सितंबर के दौरे को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा का बड़ा आगाज भी माना जा रहा है। डिफेंस कॉरिडोर के साथ ही पीएम मोदी अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला भी रखेंगे। अलीगढ़ में ही बनी हवाई पट्टी का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। इसका नामकरण पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर किया गया है। पीएम मोदी के इस दौरे को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए भी महत्वपूर्ण। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब और घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा।